हेलो दोस्तों। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 6 है जो कि यूजफुल है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए यूजफुल है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतभेद होने के बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की सह स्थापना और उसके अध्यक्ष बने? और पहला है मुख्तार अहमद अंसारी, दूसरा है अजमल खान, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है चित्तरंजन दास। ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो यहाँ पे हम समझेंगे। पहला फैक्ट ये बनता है कि आप बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हम बता दें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? बॉम्बे में, वर्तमान बम्बई। ठीक है। और बॉम्बे में कहाँ हुई थी? ये हुई थी गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किसमें? गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक, कहाँ पे होती? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करें इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर, तो इनके फाउंडर की बात करें तो ये कौन है? ए ओ ह्यूम। ठीक है। और इस समय बात करें वायसराय कौन थे इस समय? इस समय वायसराय कौन थे? वायसराय बताइए कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, डफरिन। जो कि कब से कब तक रहे? 1884 से लेके 1888 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने रखने हैं। और कुछ अधिवेशन हुए थे वो भी हमें याद रखने। फर्स्ट अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? प्रथम अधिवेशन तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि वो व्योमेश चंद बनर्जी इसके कौन थे? हेड थे। ठीक। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड कब हुआ था? इसमें फर्स्ट अधिवेशन में हुआ क्या था? इसमें 72 कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि इसके सदस्य कितने थे? 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। और हम बात करें इसकी दूसरे अधिवेशन की, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। प्रथम कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे तो कौन से थे? दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। ये कौन थे? दादा भाई नारोजी थे जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे ये? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और थर्ड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके हेड कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी। ठीक।
कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अभी बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? ये थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि ये सारा मिट गया है। हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते फर्स्ट कब हुआ था। स्पीड से देख लेते। फर्स्ट ये हुआ था 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके हेड कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने भाग लिया था। और सेकंड कौन सा था? सेकंड कब हुआ था? तो सेकंड हुआ था 1886 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। इसको याद रखना है। और थर्ड, थर्ड कहाँ पे हुआ था? थर्ड हुआ था 1887 में। और कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। थर्ड कब हुआ था? 1887 में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे इसके? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये दादा भाई नारोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथे की बात करें, ये चौथा कब हुआ था? तो ये चौथा कब हुआ था बताइए कमेंट करके। तो ये चौथा हुआ था 1888 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसके हेड कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और जॉर्ज यूले थे। और ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ये कौन थे? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। लास्ट 5 नंबर का देखते हैं, ये कब हुआ था? तो ये हम बता दें कब हुआ था। ये हुआ था 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके हेड कौन थे? इसके थे विलियम वेडरबर्न। कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात रखने की ये है कि आप इसमें याद रखें, इसमें प्रथम बार महिलाओं द्वारा भाग लिया था। इसमें क्या हुआ था? महिलाओं द्वारा भाग लिया गया था। यानी कि इस अधिवेशन में महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक, इतनी आपको इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है इंडियन राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र के मामले 1925 में मृत्युदंड नहीं दिया गया था? सबसे पहले काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में हुआ था। तो इसे इसमें किसे फांसी नहीं दी गई थी? रोशन सिंह को तो दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को भी दी गई थी, राजेंद्र लाड़ी को, यानी कि सचिंद्र नाथ बख्शी को फांसी नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्णित किया है? तो किसे किया है? बांध यानी डैम्स को। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर द्वारा। ठीक है, मनसब शब्द किससे संदर्भित करता है, यानी कि मनसब शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक नेतृत्व कार्यक्रम, किसी अधिकारी या पद का ओहदा, राजस्व संग्रह के लिए कैलेंडर, मानकीकृत भू राजस्व निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका अर्थ है किसी अधिकारी का पद या ओहदा, रैंक और पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे अगर अकबर की बात करते हैं, इसके अकबर की, तो अकबर की बात में आप ये याद रखें कि इसका शासनकाल चला था 1556 से लेके 1605 तक। कहां से कहां तक? 1556 से लेके 1605 तक ये इसका शासनकाल चला था। अब बताइए इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था अमरकोट नामक स्थान पर। ठीक है, और इसने अकबर ने एक इम्पोर्टेंट बात ये एक इम्पोर्टेंट काम ये कहा किया था कि इसने अपने राज्य की भाषा, यानी कि इसके मुगल दरबार की भाषा को फारसी भाषा को ज्यादा श्रेय अग्रणी किया था, अग्रणी किया। यानी कि इसके मुगल दरबार में जो पारसी भाषा थी उसको उसको श्रेय सबसे ज्यादा दिया गया था। किस भाषा को? पारसी भाषा को अग्रणी किया गया था। ठीक है, और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्य अभिषेक, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। ये कालानौर किस जगह पे स्थित है? ये कालानौर पंजाब में था। जब ये राज्याभिषेक हुआ तो ये अकबर जो था ना 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का। इतनी आपको बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये इसने अपने मुगल दरबार की में भाषा पारसी भाषा को ज्यादा महत्व दिया, और इसका राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ जब ये 13 वर्ष का था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। और हम कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं अकबर के बारे में। अब इसके इंपॉर्टेंट युद्ध देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट युद्ध आपको ये याद रखना है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब ये किसके इसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर तो जीत हुआ लेकिन हेमू की इसमें पराजित हुई। फिर 1560 में हुआ तिलवाड़ा का युद्ध। 1560 में किसका युद्ध हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध। अब ये किस किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अकबर और बैरम खां के बीच। अकबर और बैरम खां के बीच। ठीक है, जिसमें अकबर अकबर विजय हुआ, बैरम खां हार गया। ये दो आपको युद्ध याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है? इसमें क्या था? पर्दा शासन चला था। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन पूछे, ये कब से कब तक चला? कौन सा शासन? पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। ठीक है, अगर आपसे कोई पर्दा शासन या पेटीकोट शासन पूछे
तो आप बता देना ये चला था 1560 से लेके 1562 तक, ठीक है। ये क्यों चला था? क्योंकि इसमें जो अकबर की दाई माँ थी ना, जो दाई माँ का नाम क्या था? महाअनंगा। क्या नाम था दाई माँ का? महाअनंगा। उसने ही अकबर का शासन किया था, इसलिए शासन वो अकबर का पालन पोषण, शासन नहीं, अकबर का पालन पोषण किया था। इस कारण अकबर के इस शासनकाल को 1560 से 1562 तक के शासनकाल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है। अब बता देंगे आप कि यानी कि जो अकबर की दाई माँ थी महाअनंगा, उसने अकबर का पालन पोषण किया, इसीलिए 1560 से 1562 के शासनकाल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है, ठीक है। इसमें 1562, ठीक, इसको याद रखेंगे। 1563 इसको याद रखेंगे। 1564, ये 3 सन आपको बिल्कुल याद रखने ही है, जो कि आपको याद हो जाएंगे। आप डेली क्लास लेते रहिए, मैं डेली क्लास में आपका रिवीजन कराऊं। इसमें 1562 में क्या रखना है? इसमें दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। और 1563 में सती प्रथा, और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया गया था, इसको याद रखना है आपको। और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तीर्थ यात्रा पर कर, जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1562 यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 सती प्रथा पर प्रतिबंध और तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया गया। 1564 जजिया कर को समाप्त किया गया। आपको इतनी डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त धोलावीरा। सबसे पहले आप याद रखेंगे धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल गुजरात के किस जिले में स्थित है? यानी कि धरो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जो धोलावीरा है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो हम आपको ये बता दें तो ये किया गया था 2021 में। कब? 21 में। और ये 40वीं विश्व धरोहर स्थल बनी थी। गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और आप ये बताइए कि जो वर्तमान में भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल है? भारत में कितनी यूनेस्को की? भारत में कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल है, ठीक, इसको याद रखना है। अब हम बात करें 44th नंबर की कौन सी है और 45 नंबर की कौन सी है, ठीक। अगर हम 44 वाले की बात करें तो ये 44 नंबर की है, भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। और 45वां यह है सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल है। कौन है सारनाथ का प्राचीन
बौद्ध स्थल। ठीक है। जब कभी बात यूनेस्को की बात हो तो आप एक सन को हमेशा याद रखें। वो सन कौन सी है भैया? तो वो सन है 1983। आप इसको याद रखें। अब इसको याद क्यों रखें? तो अब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस सन में 4 यूनेस्को भारत की 4 स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी है? तो वो है आगरा का किला। आगरा का आगरा किला। ठीक। दूसरा कौन है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। तीसरी कौन है? एलोरा की गुफाएं। और चौथी कौन है? ताजमहल। ठीक है। इसको याद रखें। ये यूपी में है, ये महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है, और ताजमहल यूपी आगरा में। ठीक है। यानी कि 1983 में आगरा का किला, अजंता और एलोरा और ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं था भाई साहब, ये देवेंद्रनाथ ठाकुर था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। महादेव गोविंद रानडे यानी कि एम जी रानडे थे, आत्माराम पांडुरंग थे और आर सी भटनागर थे। ये तीनों थे। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट डिटेल निकल के आती है कि आप बताइए, आप प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो ये हुई थी 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। मैं आपसे यहाँ 2 सवाल पूछूंगा। कितने सवाल पूछूंगा? 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये रहेगा आपसे, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? आप ये बताइए। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आप ये थे, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई और किसने की? परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई और किसने की? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी? ये हुई थी 1843 में, और ये परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1848 में। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, किसने की थी? एक की थी दादा भाई नेरोजी ने। किसने? दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और परमहंस मंडली की 1848 में, और किसने की थी ये? गोकुल दा गोपाल दे हरि देशमुख। किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। ठीक। गोपाल हरि देशमुख ने की थी। आप ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, कांचीपुरम में स्थित 8वीं शताब्दी ईस्वी के कैलाशनाथ मंदिर में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? यानी कैलाशनाथ मंदिर में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था बलुआ पत्थर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ये भी याद रखें, ये अगले क्वेश्चन अगले पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बी आर अम्बेडकर जी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक किस कला विधि से संबंधित है? यानी कि इमरजेंसी डायरी इमरजेंसी डायरी किस किस काल विधि से संबंधित है? तो किससे है बताइए? 1975 से 1977, यानी कि द बुक ऑथर्ड बाय नरेंद्र मोदी टाइटल द इमरजेंसी डायरीज रिलेटेड टू विच पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, 1975 से 1977। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई किनके बीच हुई? तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लीजिए। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। किसके? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1760 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में माणिक और मुहरें बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो किसका उपयोग किया था? एस स्टीएटाइट का। किसका किया जाता है? स्टीएटाइट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के पाइका विद्रोह को इसके प्रतिभागियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के संबंध में विशिष्ट क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका नेतृत्व स्थानीय प्रशासनिक भूमिकाओं वाली वंशागत नागरिक सेना द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो, अगर विद्रोह की बात, या अगर आपको और विद्रोह के बारे में कम से कम इम्पोर्टेंट विद्रोह जितने हैं 10 से 12 विद्रोह, वो मैंने क्लास नंबर 4 में बताया गया। आप इस इस क्लास की लिंक मैं दे दूंगा। इस क्लास के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी क्लास नंबर 4 की, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 विद्रोह पूछूंगा, वो आपको बताना है मुझे। तो पहला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। ये पहला विद्रोह कौन है? रामोसी विद्रोह। कौन सा? रामोसी विद्रोह। ठीक है, और दूसरा विद्रोह है भील विद्रोह। ठीक है, अब भील विद्रोह कब से कब तक हुआ? ये हुआ 1825 से लेके 1831 तक। और ये रामोसी विद्रोह हुआ 1822 से लेके 1829 तक। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि ये दोनों ही पश्चिमी घाट में हुए थे। ये दोनों किस जगह हुए थे? ये दोनों ही पश्चिमी घाट में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? पश्चिमी घाट में हुए थे। ठीक है, एक पहला 1825 से 1831, दूसरा 1822 से 1829। अब भील विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? सेवाराम थे। कौन थे? सेवाराम थे। और रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? चित्तर सिंह थे। ठीक, आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त काल के बाद भारत राजनीतिक संरचना में कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ? तो इसमें क्या हुआ? छोटे राज्यों का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर गुप्त काल का शासन देखें तो ये 319 से 550 एडी तक रहा। ठीक है, अगर यहीं हम गुप्तोत्तर काल की देख लें, गुप्तोत्तर काल का शासन कब से कब तक चला? तो ये 606 से लेके 647 एडी तक चला। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1930 से लेके 1932 तक। कब? 1932 तक। ठीक है। और इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी। दांडी यात्रा यात्रा स्टार्ट की गई थी। और ये दांडी यात्रा जो स्टार्ट की गई थी, जो किसके खिलाफ की गई थी? नमक कानून के खिलाफ की गई थी। दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी किसके विरुद्ध में? नमक कानून के खिलाफ। नमक कानून के खिलाफ। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसमें क्या हुआ था? दांडी यात्रा में महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया था। भाग तो लिया था, लेकिन महिलाओं का भाग लेने के लिए गांधी जी से किसने अनुरोध किया था कि इस यात्रा में महिलाओं को महिलाओं को भाग लेने दीजिए? किसने अनुरोध किया था गांधी जी से? गांधी जी से किसने अनुरोध किया था कि इस दांडी यात्रा में, जो कि नमक कानून के खिलाफ चल रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है 12 मार्च 1930 को, इसमें महिलाओं को भाग लेना है? ये गांधी जी से ये बात अ, ये बात किसने कहा था कि महिलाओं को भाग लेने दीजिए? तो किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अनुरोध किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अनुरोध किया कि गांधी जी, महिलाओं को इस यात्रा में भाग लेने दीजिए। और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो एसएससी रेलवे में हरदम पूछी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? सी सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाली, सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? बताइए। तो कौन थी? पुर्तगाली। कौन थी? पुर्तगाली। अगर हम क्रम देखें कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आए थे भाई साहब पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए। फिर इसके बाद कौन आए? तो डच लोग आए। फिर इसके बाद कौन आए? अंग्रेज लोग आए। फिर इसके बाद कौन आए? डेनिश आए। फिर इसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।